Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker and welcome back to the Rapid Revision Series. MCQ Set 3 आज की क्लास में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे एंड जब आप लोग कमेंट करते हो तो आई कैन सी कि आप लोगों को इन MCQs के साथ एक तो आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, रिविजन हो रहा है और आप लोग MCQs का आंसर भी करेक्ट करते हो, है ना। और कुछ स्टूडेंट्स कोर्स भी आंसर करते हैं, तो आपने इट्स रियली ग्रेट कि आप लोगों को हेल्प मिल रही है सीरीज से। एंड जो भी स्टूडेंट्स बोलते हैं इंग्लिश की रिविजन सीरीज के लिए, तो हाँ, कल या परसों से मैं आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगी इसी के साथ, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्सेज। सबको पता है अभी नवरात्रि चल रही है, तो 30% ऑफ इज अवेलेबल ऑन द ऐप। आप लोग ऐप पे जाके जो भी कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज आप लोग परचेज करने का सोच रहे थे, प्रैक्टिस करने का सोच रहे थे कहीं से भी, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चंस टुडे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। आपके जो भी ओपन टैब्स या प्रोग्राम्स ओपन हैं उनके बीच में आपको स्विच करना है, तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं। आप तो सिंपली क्लिक करके भी कर सकते हैं, बट देयर आर कीबोर्ड शॉर्टकट्स जिनको यूज करके आप लोग स्विच कर सकते हैं। तो कौन सा है, ऑल्ट टैब, कंट्रोल टैब, शिफ्ट टैब या कंट्रोल ऑल्ट। तो आप स्विच किसके थ्रू कर सकते हैं, आप लोग ऑल्ट प्लस टैब क्लिक करते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स के बीच में स्विचिंग कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक इनपुट मीडिया इज, मैग्नेटिक मीडिया जो आपकी रहती है उसकी एडवांटेज क्या है। हाई स्पीड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सेसिंग डेटा, लो कॉस्ट या ऑल ऑफ दिस। मैग्नेटिक इनपुट डेटा बेसिकली जो आपकी मैग्नेटिक मीडिया रहती है, आपके मैग्नेटिक डिवाइसेस रहते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सारे। तो इसकी एडवांटेज क्या है। ये हाई स्पीड होते हैं, बिल्कुल हाई स्पीड होते हैं। डेटा एक्सेसिंग इनकी ज़्यादा होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ये भी हमें पता है। और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, कॉस्ट भी इनकी ठीक होती है। तो ऑल ऑफ दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैग्नेटिक मीडिया। ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ से सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ पंच कार्ड्स एज डेटा एंट्री मीडिया। हमें पता है पंच कार्ड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। पढ़ा है हम लोगों ने पंच कार्ड्स के बारे में, सबको पता है। अब यहाँ से अगर पढ़ा है तो मुझे 2 क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिएगा कि ये कब बनाए थे और किसने बनाए थे, ठीक है। और क्यों बनाए थे ये भी बता देना। ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। एज डेटा एंट्री मीडिया इनमें से इसके लिए क्या सही नहीं है, ये पूछा गया है। एक चीज मैं यहाँ से आप लोगों को क्लियर करूँ। आई रेड अ कमेंट, शायद कल या परसों मैंने कमेंट रीड किया था, किसी ने कमेंट किया था कि मोर यानी कि जो हम कह सकते हैं लॉजिक बेस्ड या फिर जो टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं हम लोगों को, वो पूछिए। तो देखो साथ साथ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को देती हूँ, जैसे कि आपकी रिवीजन सीरीज है। रिवीजन सीरीज का मतलब ये नहीं है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है, कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है, एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है, ये हो गए डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये तो मतलब ऑब्वियस होते हैं कि आने ही आने हैं। हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है तो विल गो थ्रू द चैप्टर, ठीक है। हम जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे और रिवीजन कर रहे हैं तो एक एक चीज, जो एक एक डेफिनेशन या फिर एक एक डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा है, एक एक हिस्ट्री में किसी चीज डेट के बारे में पढ़ा, तो एवरीथिंग विल रिवाइज ना। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए क्वेश्चन सेट्स लेके आती हूँ कि आपका जो एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हो, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ इलॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सब तरह के क्वेश्चन का मैं मिक्सचर रखूँ ताकि किसी भी तरह का पैटर्न आ जाए, एटलीस्ट हमारी रिविजन पूरे सिलेबस की प्रॉपरली हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा रिप्लाई उनके लिए है जिन्होंने ये कमेंट किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। दे कैन बी यूज्ड एज टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स। हाँ बिल्कुल, इनका टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज किया जाता है। टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है, एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके बिल्स होते हैं, बिल आपको क्या मिलते हैं, टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स जो एज आउटपुट जनरेट होते हैं लेकिन आप लेटर उनका यूज करते हो एज इनपुट भी। फॉर एग्जाम्पल आपके बिल्स होते हैं, ठीक है। जब आप कुछ खरीदते हो तो एज आउटपुट आपको मिलता है, रिसीट या बिल आपको एज आउटपुट मिलती है मशीन में से कि हाँ ये आपका रिकॉर्ड है, मतलब ये आपने खरीदा हुआ, ये रखो। फिर जब आप कुछ रिटर्न करवाने जाओगे या एक्सचेंज करवाने जाओगे, आप उसी को एज इनपुट दोगे, एज अ क्लू दोगे कि ये मैंने खरीदा था यहाँ से, और ये तो ये हो गए ना टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स। तो पंच कार्ड्स का यूज एज टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स किया जाता था, आउटपुट जनरेट भी, इनपुट जनरेट भी, ठीक है। उसके बाद इनएक्सपेंसिव होते हैं। इनपुट इज स्लो एज कंपेयर्ड विद अदर मीडिया, दे कैन इजिली बी डैमेज्ड। अब कौन सा वाला आंसर सही है, नॉट ट्रू बोला है, तो नॉट ट्रू है इनएक्सपेंसिव कि पंच कार्ड्स ऐसा नहीं है इनएक्सपेंसिव होते थे, पंच कार्ड्स भी एक्सपेंसिव होते थे। और स्लो तो होते ही एज कंपेयर टू अदर मीडिया, और इजिली डैमेज भी होते हैं क्योंकि कार्ड्स हैं, दे कैन बी इजिली डैमेज, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टैब की का यूज हम लोगों को पूछा हुआ है। टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन, टू इंडेंट अ पैराग्राफ, टू मूव अ कर्सर और ओनली ए एंड बी। तो यहाँ पर टैब की का यूज किस लिए किया जाता है? एक तो मैंने Alt प्लस टैब बताया, जो स्विच करने के बीच में, जो आपके ओपन विंडोज है या प्रोग्राम्स है उनके बीच में स्विच करने के लिए। दूसरा यहाँ पर जो फ्रॉम के ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है टू इंडेंट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ इंडेंटेशन के लिए टैब का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या बोला है? द हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर 1 to 9। 1 to 9 तो नहीं, यहाँ 0 to 9 होना चाहिए, ठीक है? इसमें क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। डिजिट्स आर 0 to 9 एंड A2। 0 से 9 तक और A से लेके कहाँ तक जो डिजिट्स होते हैं हम उनको हेक्साडेसिमल कहते हैं। तो इसका आंसर है A to F। हेक्साडेसिमल डिजिट्स को 0 to 9 तक आपके आते हैं, उसके बाद A, B, C, D, E, F, A to F आते हैं। अब ये यहाँ पे इस A to F का मतलब क्या होता है? दीज आर बेसिकली द सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स। कौन से नंबर्स? 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 10 की सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन हो गई यहाँ पर A, फिर 11 फॉर B, 12 फॉर C, 13 D, 14 E, 15 F। तो 0 से लेके 15 तक हमारे पास हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है? तो A to लेके F क्या है? दीज आर बेसिकली द सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 10 to 15। समझ आ गया सबको? तो यहाँ से आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बीसीडी के बारे में हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स एक्सप्रेस ईच डिजिट। ये एक डिजिट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं बीसीडी कोड में? बाइट में, निबल में, बिट में, ऑल ऑफ दिस में। तो मैंने आपको कल बताया था 4 बिट्स में एक नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे 0 को हम 4 बिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, है ना? 1 को हम 4 बिट्स में एक्सप्रेस कर गए, 2 को 4 बिट्स में एक्सप्रेस कर गए, या फिर 3 को 4 बिट्स में एक्सप्रेस कर गए, सॉरी इस तरीके से एक्सप्रेस कर गए, राइट? तो 4 बिट्स किसके इक्वल होते हैं? निबल के इक्वल। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको कल आधा पार्ट में करवा ही चुकी हूँ, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बिल्कुल सही, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट और ऑल ऑफ द अबव। हमने सीयू और एएलयू तो पता है पार्ट ऑफ सीपीयू है। तो ये भी हम लोगों ने, जब हम मेमोरी वाले टॉपिक पे आते हैं या हार्डवेयर पे आते हैं, तो हमें ये भी समझ में आता है कि रजिस्टर्स भी सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू की खुद की जो मेमोरी होती है टेम्परेरी होती है, बट यस अ पार्ट ऑफ सीपीयू। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। All right, everybody, let's move to another question. Number 8. Computers connected to LAN, that is the local area network, can run faster, go online, share information or share peripheral equipment, email. तो LAN हमें पता है एक टाइप ऑफ नेटवर्क है, ठीक है? आप लोगों ने मुझे क्या बताना है? कितने एरिया को, कितने जियोग्राफिकल एरिया को ये कवर करती है, ठीक है? और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देना कि कहाँ कहाँ पर LAN जो है आपने देखा है कि लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंप्यूटर्स जो LAN में कनेक्टेड होते हैं वो फास्ट रन कर सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, या फिर ईमेल कर सकते हैं। तो बेसिकली शेयर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस कैन बी डन इन विद द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, the portion that shows all the choices you can make while working in a window is called as। जब भी आप एक विंडो पे काम कर रहे हो तो कोई भी पोर्शन जो भी आप उस विंडो पे चेंजेस कर सकते हो या काम कर सकते हो, जो भी चॉइसेस आपको करनी है कुछ काम करने की, तो वो आपको दिखाता है। तो उस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शंस कहेंगे, टेबल कहेंगे, मेन्यू बार कहेंगे, या आइटम कहेंगे। तो जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट लेट्स से वर्ड में काम करें तो वहाँ पे भी एक मेन्यू बार होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट टैब्स आते हैं, और वो हमको डिफरेंट ऑप्शंस देता है कि हम ये चीजें कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो वैसे उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेन्यू बार कहते हैं। तो सिमिलरली जब आप एक विंडो पे काम कर रहे हो तो जो भी पोर्शन या ऑप्शन आपको दिखाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, चॉइसेस कर सकते हो, वो क्या? मेन्यू बार, है ना? जैसे आपका रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है, आपको चॉइसेस मिलती हैं, बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यूटी में है, नेक्स्ट पेज तक, ठीक है? क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ SRAM। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ SRAM जो है वो कौन क्या डिस्क्राइब करता है? चीप बट स्लो, मोर कंजम्पशन ऑफ पावर एंड मच कॉस्टली, बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, लो कंजम्पशन ऑफ पावर। तो यहाँ पर जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है SRAM की वो क्या आ जाती है? लो कंजम्पशन ऑफ पावर।
पावर कंजम्पशन जो है SRAM की काफी लो होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ से आंसर। बाकी SRAM क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी पता होना चाहिए आपको। पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रैम, तो उसमें हमारे पास SRAM का ऑप्शन होगा। यहाँ इसकी फुल फॉर्म पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, इतना ही आएगा इस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट। आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग यानी कि एरर है ना आ गया है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करना हो जो इंटरनेट पे ही अवेलेबल है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वर्जन, एड ऑन, ट्यूटोरियल या पैच। तो इंटरनेट पे कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेशन जो अवेलेबल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर पैच कहते हैं। ठीक है, सो आंसर हो गया डी, और डेफिनेशन यहीं से निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की पर बेस्ड है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज्ड टू ओपन अ सर्च फीचर फॉर मेनी प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज व्हेन एट द विंडोज डेस्कटॉप। जब आप एक विंडोज डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते हो या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, तो एक फंक्शन की हमें पता है F1 से लेके F12 तक डिफरेंट प्रोग्राम्स में इनके अलग अलग तरह के यूजेस भी होते हैं, है ना। तो कौन है जो आपको सर्च ऑफ फीचर जो है वो प्रोवाइड करता है, F1, F2, F3 या फिर F4। तो F1 हमें पता है ये हेल्प स्क्रीन ओपन करने में हेल्प करता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपन अ हेल्प डायलॉग बॉक्स या हेल्प स्क्रीन ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है। F2 का काम होता है रीनेम अ फाइल और फोल्डर, किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए हमको ऑप्शन देता है। ठीक है, F3 का काम होता है ये सर्च फीचर ओपन करता है, तो आंसर यहीं से निकल के आ गया F3। F4 का डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट यूज होता है, जैसे कि Alt प्लस F4 हम लोग प्रेस करते हैं तो क्लोज विंडो का हमको ऑप्शन देता है, लाइक विंडो क्लोज करने में हेल्प करता है जो भी करंटली ओपन है ना। तो आंसर हमारे पास F3 है। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन इंपॉर्टेंट और सबने पढ़ा हुआ भी है। क्या बोला है, अ डैश कलर अंडरलाइंस इंडिकेट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और ग्रामर एरर्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्रामर एरर के लिए कौन सी लाइंस आती हैं, तो हमने पढ़ा है बेसिकली कौन कौन सी लाइन हमको दिखती है टेक्स्ट के नीचे, इसे वेवी लाइंस दिखती हैं, या तो रेड होती हैं या तो ग्रीन होती हैं या तो ब्लू होती हैं, जनरली हमको ये दिखती हैं। तो रेड वाली लाइन हम लोगों को क्या एक्सप्रेस करती है, कोई भी स्पेलिंग एरर है। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए हमारे पास ग्रीन लाइन होती है, कोई भी ग्रामर एरर हो तो। ब्लू बताता है कॉन्टेक्स्ट एरर। कॉन्टेक्स्ट एरर का मतलब होता है कि MS वर्ड की खुद की डिक्शनरी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई वर्ड सही नहीं बैठ रहा है या फिर कोई लेट्स से कि कोई स्पेस नहीं है या समथिंग लाइक दैट, तो आपको ब्लू दिखाता है। ठीक है, सो ग्रीन हमारे पास आंसर है फॉर ग्रामेटिकल एरर्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, व्हाट डज P स्टैंड्स फॉर इन DPI। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको DPI का फुल फॉर्म पता हो। तो हमने शायद ये कल भी किया था, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट्स पर इंच पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे P किसके लिए हो गया, पर के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, डैश इज अ कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड विच इज यूज्ड टू ट्रैवल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है एक मदरबोर्ड के ऊपर, इंफॉर्मेशन ट्रैवल करने के लिए कौन सा कंपोनेंट का यूज होता है, तो वो होती है आपकी बस। ठीक है, बस का काम क्या होता है, ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम CPU टू अनदर कंपोनेंट। CPU और जो अनदर कंपोनेंट्स होते हैं PC के, उनमें डेटा ट्रैवल करने में हेल्प करता है, लेना या छोड़ना डेटा। तो क्या काम हो जाएगा, ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम CPU एंड अदर PC components। ये होता है आपके सिस्टम बस का काम, तो ऑप्शन डी हो गया। Okay, question number 16. In programming, computer programming, particular way in which data records are arranged in a specific manner. Data records को specific manner में arrange करने को हम लोग क्या कहते हैं, organization, reorganized, managing, record storage. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, data organization basically, arrangement को। So आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अब, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये है टोपोलॉजी पे क्वेश्चन, द टोपोलॉजी विद द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। टोपोलॉजीज बेसिकली हमें नेटवर्क टोपोलॉजीज भी कहते हैं, अगर ये टर्म किसी को नहीं पता है। टोपोलॉजी का मतलब होता है अ वे इन विच कंप्यूटर्स आर अरेंज्ड इन अ नेटवर्क, arranged or connected in a network, or we can say connected in a
नेटवर्क, एक नेटवर्क पे जब हम लोग नोड्स को या कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं, उस तरीके को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। अलग अलग तरह की होती हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। अगर आप इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो तो इसे हम लोग बोलेंगे बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये कौन सी हो गई, बस टोपोलॉजी। ये क्या है, नोड। नोड का मतलब कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, ये पता है ना सबको। नोड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। हर वो कंप्यूटर जो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है उसे हम लोग नोड कहते हैं, कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, ये हो गई बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आपका एक सेंट्रल हब है लेट्स से, और सब कंप्यूटर्स उससे इस तरीके से कनेक्टेड है। ऑलराइट, ये हो गई आपकी स्टार टोपोलॉजी। देन वी हैव रिंग टोपोलॉजी। जब कंप्यूटर्स आपस में रिंग की तरह कनेक्टेड है तो उसे हम रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। देन वी हैव मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का मतलब होता है हर नोड या हर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मोस्ट रिलायबल या हाईएस्ट रिलायबल कौन सी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है। क्यों, क्योंकि हर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्शन होता है, मतलब नोड टू नोड कनेक्शन होता है, और यहाँ पर लार्ज डेटा ट्रांसफर या फिर लार्ज डेटा हैंडलिंग, जो डेटा ट्रैफिक होती है बेसिकली, उसकी हैंडलिंग यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि नोड टू नोड कनेक्शन होता है। हर नोड आपस में, ईच नोड इज कनेक्टेड टू द अनदर नोड। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, क्योंकि लार्ज डेटा ट्रैफिक मतलब जो भी डेटा शेयरिंग हो रही है उसको हैंडल कर सकता है इस तरह का, और इसको इजिली एक्सपैंड भी किया जा सकता है इस तरह की कनेक्टिविटी को। तो इसीलिए मेश टोपोलॉजी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। नंबर्स एंड फॉर्मूले एंटर्ड इन अ सेल। जो नंबर्स और फॉर्मूले हम लोग सेल, किसी भी सेल में एंटर करते हैं उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, लेबल्स कहते हैं, न्यूमेरिक एंट्रीज कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। तो जो नंबर्स और फॉर्मूलेज आप एक सेल में डालते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, न्यूमेरिक एंट्रीज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ से, आई गेस विजिबल टू एवरीबडी। क्या बोला है, What is the best definition of a compiler? Compiler की यहाँ से best definition क्या है, तो बोला compiler is a utility that copies a program from disk into memory and begins its execution। तो compiler पहली बात utility software तो है नहीं, और कोई भी प्रोग्राम को कॉपी नहीं करता डिस्क से और उसकी एग्जीक्यूशन शुरू नहीं करता है ना, ये तो लोडर का काम होता है, तो ये हो गया गलत। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम जो ऑल सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल सही, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम होता है कंपाइलर का। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मेरा आपसे, सोर्स कोड को हम और क्या कहते हैं और ऑब्जेक्ट कोड को हम और किस नाम से बुलाते हैं, ये मुझे आप बताओगे। ठीक, अब आगे आता है कंपाइलर। आगे नेक्स्ट आता है कंपाइलर इज यूज्ड टू डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स इन अ प्रोग्राम। तो एरर डिटेक्ट करना इसका काम नहीं होता, ये भी गलत हो गया। इट इज अ यूटिलिटी दैट ब्रिंग्स प्रोग्राम सोर्स कोड टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रायर ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज प्रायर टू एग्जीक्यूशन, ये भी गलत है। तो सिंपली सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कनेक्ट करता है, तो ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या बोला है, आईडीई का फुल फॉर्म बेसिकली हमें पूछा गया। तो आईडीई का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब ये आईडीई है क्या, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है दैट अलाउज प्रोग्रामर्स टू डेवलप कोड एफिशिएंटली। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रोग्रामर्स को, जो कोडर्स हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उनको हेल्प करता है, उनको अलाउ करता है कि और एफिशिएंट तरीके से कोडिंग को डेवलप कर पाए। ठीक है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे अब लोग। दैट कमांड यूज टू रीनेम द फाइल और फोल्डर। तो ये मैंने आपको अभी के अभी बताया था, मतलब एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि रीनेम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, F2 का यूज करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे F7 का यूज आप सब लोग बताओगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ डैश इज टेक्स्ट दैट यू वांट प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। एक ऐसा टेक्स्ट जो आप हर पेज के बॉटम में चाहते हो, इस वर्ड में हर पेज के बॉटम में चाहते हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं।
और जो हर पेज के हेडिंग में हम लोग चाहते हैं, टॉप पे हम लोग चाहते हैं, उसे हेडर कहते हैं। उसके बाद आता है फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट होता है जो किसी भी पेज के लास्ट में हम लोग लगाते हैं और रेफरेंस दे देते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्टिकुलर चीज का मीनिंग यहाँ पे बताना, तो मैं फुट नोट में बता देती हूँ। फुट नोट किसी भी, जरूरी नहीं है हर पेज पे हो, किसी भी एक पेज में कोई आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, आप लास्ट में फुट नोट लगा सकते हो। और एंड नोट, एंड नोट का मतलब होता है कि आप किसी की पेज के एंड पे नहीं लगा सकते हो, आपको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट के जो लास्ट पेज होता है, बेसिकली जो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट का पेज होता है, वहीं पे आपका एंड नोट लगता है। ठीक है, और हेडर फुटर तो हर पेज पे लगते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को हम और किस नाम से बुलाते हैं? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, वीएलएसआई फुल फॉर्म सबको पता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एसएसआई, एसएसआई का फुल फॉर्म भी सबको पता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, या बोथ 1 and 2। तो बेसिकली जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं वो यूएलएसआई बेस्ड होते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बेस्ड होते हैं, और इनको हम लोग नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स भी कहते हैं। ऑप्शन ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। टू नेविगेट टू अ न्यू वेब पेज फॉर विच यू नो द यूआरएल, आपको एक नए पेज पे जाना है जिसका यूआरएल आपको पता है, ठीक है। टाइप द यूआरएल इन द ब्राउजर डैश एंड प्रेस एंटर, आप वो यूआरएल कहाँ टाइप करोगे और एंटर प्रेस करोगे? एड्रेस बार में, डोमेन बार में, एड्रेस बटन में, नेम बटन में। तो बेसिकली जो एड्रेस बार होता है ऊपर, उधर हम लोग एड्रेस डालते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो वो हमारा वेब पेज जो है ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the CPU, also called dash when talking about PCs, does the vast majority of processing of a computer. Basically CPU को हम और क्या कहते हैं when talking about the PCs? मैक्रो प्रोसेसर, रैम, मेमोरी सिस्टम, या फिर माइक्रो प्रोसेसर? तो हमें पता है कि CPU को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर इस नाम से भी जानते हैं, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 डिफरेंस बिटवीन CD रोम एंड CD RW। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, CD रोम और CD RW का फुल फॉर्म। CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एंड CD RW का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, है ना। तो अब इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो हमें पता है रोम है तो रोम रीड ओनली होता है ना। आप डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, मतलब यूज कर सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते। RW का मतलब होता है रीराइटेबल, मतलब आप डेटा को रीड भी कर सकते हो और डेटा को राइट भी कर सकते हो, रीराइट भी कर सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। तो फ्रॉम दी ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो क्या बोला है? RW कैन बी रिटन टू, बट CD रोम कैन ओनली बी रीड फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो गया सही आंसर। Question number 27, what kind of server converts IP addresses to domain names? IP address को हमें domain name में convert करने के लिए किस server की जरूरत होती है? तो we all know it is domain name server, या कई बुक्स में आप इसको domain name system के नाम से भी पढ़ते हो, है ना। तो ये तो सबको पता है, डायरेक्ट आंसर है डी। Question number 28, to print to find an individual item in a फाइल इमीडिएटली, आपको प्रिंट करना है ताकि आप कोई भी आइटम जो है वो पेज पे ढूंढ सको, आपको इमीडिएटली प्रिंट करना है, तो आप क्या शॉर्टकट की प्रेस करोगे? इन शॉर्ट आपको यही पूछा गया कि प्रिंट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करोगे? तो हमारे पास एक ही शॉर्टकट की है प्रिंट करने के लिए, वो है कंट्रोल P। यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू करना हो, शायद ये मैंने करवाया भी है आपको क्वेश्चन, प्रिंट प्रीव्यू करना हो तो तब आप कौन सी शॉर्टकट की बताओगे, ये भी मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए कौन सा एक्सटेंशन है? .txt, .xls, .doc या .acdb एंड .mdb? तो ये दोनों ही जो है हमें पता है कि एक्सेस के क्या है, एक्सटेंशन है। एक पहले 2007 से पहले वाले वर्जन में यूज होता था और उसके बाद के वर्जन में अभी एक यूज होता है। तो आंसर हो गया ये। txt होता है टेक्स्ट फाइल्स के लिए, है ना। एक्सेल होता है एक्सेल के लिए। .docx बेसिकली, या .doc जो है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है, यानी कि वर्ड के लिए। अब नहीं, पहले होता था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट? ईमेल फैसिलिटी बेसिकली कौन सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है? टेलनेट, SMTP, FTP या SNMP? तो SNTP, जिसे आप क्या बोलते हो? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। ये एक ईमेल प्रोटोकॉल है जो ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। टेलनेट का फुल फॉर्म भी सबको पता होना चाहिए और यूज भी पता होना चाहिए। फुल फॉर्म इज टेलीटाइप नेटवर्क, और यूज भी पता होना चाहिए। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज भी आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
लास्ट वी हैव SNMP। SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और इसका यूज भी सबको पता होना चाहिए। ठीक, सो दैट्स इट, वी हैव 30 क्वेश्चंस जो हमारे हो गए आज की क्लास में। अब जैसे कि आप लोग बोलते हो इंग्लिश के बारे में, तो कल या फिर परसों मतलब 1 से 2 दिन में मैं आपकी इंग्लिश के MCQ सीरीज भी यूट्यूब पर स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन एक चीज बता दूं कि मिक्स MCQs करवाऊंगी, टॉपिक वाइज नहीं करवाऊंगी। हाँ, विद एवरी क्वेश्चन आई लेट यू नो कि हाँ ये कौन से टॉपिक में से है, कौन सी टाइप में से, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन द सेशन। ठीक है, इसी के साथ आपके करंट अफेयर्स जो है वो भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। बस आपको एक चीज करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो साइड पे आपको बेल दिखती है ना, उसको जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो आपको इसी के थ्रू आएंगी। अदरवाइज आपको कोई भी अपडेट आएगी, कोई नया लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, आप लोगों को नहीं पता चलेगा। और हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी चेंजेस आती हैं, अपडेट्स आती हैं, हम लोगों को 1-on-1 टॉक करना होता है, हम लोग वही करते हैं। तो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। टेलीग्राम पे आपको सिर्फ सर्च करना है JK एग्जाम क्रैकर, वहां पर आपको ज्वाइन करना है। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब तो सबको करना ही है, एंड फॉलो ऑन ट्विटर ऑल्सो। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।